Hello students, in today's lecture number 11 on ray optics and optical instruments for class 12, we shall have discussion on prism. We shall discuss the refraction due to a prism and also the dispersion due to a prism. So आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और इससे डिस्पर्शन कैसे होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रिज्म से यदि लाइट रेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से इन्वर्ट बेंड करना है टू इन्वर्ट एनी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन व्हाट शुड बी द डिजाइन ऑफ ए प्रिज्म, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रिज्म क्या होता है। ए प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसको घेरा गया है, बाउंडेड किया गया है बाय टू प्लेन फेसेज इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सूटेबल एंगल। दो प्लेन फेसेज हैं जिनको एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड किया गया है एक सूटेबल एंगल पर, जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो मतलब यह है कि एक प्लेन फेस में, जैसे ये ले लेता हूँ, एक प्लेन फेस ये ले लिया और एक प्लेन फेस ये ले लिया। ठीक है, और ये एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, और यहाँ पर इसके सेंटर में मैंने एक क्या भर दिया, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल फिल कर दिया। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगी ये क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन के आई ये प्रिज्म कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। इसकी शेडिंग आप कर लीजिएगा ठीक से, लेकिन ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी है। इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर बना ये कहलाता है प्रिज्म। क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ए इसको नाम दे देते हैं, बी इसको नाम दे देते हैं, सी इसको नाम दे देते हैं। तो ये जो ए बी है ये एक प्लेन फेस है और ए सी एक दूसरा प्लेन फेस है और ये इतने एंगल पर इंक्लाइंड है। इसके अंदर जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्टिंग है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक प्रिज्म के अंदर जो है ग्लासी मटेरियल ही रखा जाए। आप एक दो इस टाइप से तीन स्ट्रक्चर, तीन फेसेस ले लीजिए, एक ए बी, एक ए सी और एक बी सी, और अंदर इसमें पानी भर दीजिए तब भी ये एक प्रिज्म होगा। अंदर पानी की जगह आप यदि कोई और जैसे आप कोई ऑयल फिल कर देते हैं तब भी एक प्रिज्म होगा। यानी अंदर आपको एक मीडियम फिल करना है। ठीक है, बाहर का मीडियम तो एयर है और अंदर कोई दूसरा मीडियम आप फिल कर दीजिए। तो ये जो फेसेज हैं ए बी और ए सी, ए बी जो ये फेस है और ए सी जो ये फेस है, ये दोनों फेस कहलाएंगी रिफ्रैक्टिंग फेसेज। रिफ्रैक्टिंग फेसेज कहलाती हैं क्योंकि इन दोनों फेसेज पर रिफ्रैक्शन होता है। और जो BC है बेटा, BC ये कहलाता है बेस ऑफ प्रिज्म। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और ये जो एंगल आया है जो BAC एंगल है, या जिसको सिंपली ए से लिख सकते हो आप, ये जो एंगल बन रहा है BAC, या सिंपली ए से लिख देते हैं या सिंपली ए भी लिख देते हैं। तो ये जो तीन तरीके से मैंने ये एंगल बताया है, एंगल BAC लिखो या एंगल ए लिखो या सिंपली ए लिखो कैपिटल, इसे कहते हैं हम प्रिज्म एंगल। ये क्या कहलाता है, प्रिज्म एंगल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये प्रिज्म एंगल कहलाता है। तो प्रिज्म क्या हुआ, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि बाउंडेड है दो प्लेन फेसेस से, एक और ये दो, जिसमें एक तीसरा जो फेस है वो बेस कहलाता है। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है, उसे प्रिज्म कहते हैं। यदि इसके अंदर मीडियम फिल्ड है तो ये सॉलिड प्रिज्म हो गया, जैसे कि मैंने अभी बनाया है। और यदि कोई मीडियम नहीं है प्रिज्म के अंदर तो वो होलो प्रिज्म कहलाएगा। जब प्रिज्म सॉलिड होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन यदि प्रिज्म के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, यदि प्रिज्म के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, मान लीजिए ये एक प्रिज्म मैंने बनाया ABC, और ये कैसा प्रिज्म है, होलो प्रिज्म है। होलो प्रिज्म का मतलब जिस प्रिज्म के अंदर आपने कोई मीडियम फिल नहीं किया है, कोई मीडियम नहीं है। ठीक है,
देयर इज नो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इनसाइड द प्रिज्म, तो उस केस में ये होलो प्रिज्म कहलाएगा। और होलो प्रिज्म के केस में क्या नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये डिस्पर्सन क्या होता है, ये भी हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले प्रिज्म की डेफिनेशन को और एक बार क्लियर कर लीजिए। प्रिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिज्म का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम को जब दो प्लेन फेसेस से बाउंड कर दिया जाता है तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है ये, प्रिज्म इज ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए। प्रिज्म क्या होता है? एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है। प्रिज्म इज ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इन विच ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल इज फिल्ड। ठीक है, जिसमें अंदर क्या भरा हुआ होता है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल भरा होता है। यदि ये ग्लास का प्रिज्म है तो अंदर ग्लास यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वो फिल होगा। और यदि आप होलो प्रिज्म के अंदर पानी भर देते हैं तब भी ये प्रिज्म बन जाएगा। यदि आप इसके अंदर ऑयल भर देते हैं, कोई भी मीडियम आप इसके अंदर फिल कर दीजिए तो ये एक प्रिज्म कहलाएगा। लेकिन यदि कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है अंदर, ठीक है, तो वो जो है रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, उससे डिस्पर्सन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हमने अलग अलग टाइप के प्रिज्म पढ़े थे। अब मैंने आप ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक प्रिज्म एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, इस टाइप का प्रिज्म है, ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें आप जानते हैं ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये एंगल 45 डिग्री होता है और ये एंगल भी 45 डिग्री होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इन्वर्टेड इमेज मुझे बनानी है। इस ऑब्जेक्ट ए बी की क्या बनानी है? इन्वर्टेड इमेज बनानी है। ये ए और ये बी है मान लीजिए, इसकी इन्वर्टेड इमेज मुझे बनानी है। तो इस पर लाइट गिराएंगे, यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी, एक ये लाइट रे ऐसे गई। ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ पर क्या होगा? इसका TIR होगा, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ बेटा, ये कहलाएगा इसका नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। जितना एंगल ये होता है ना, जितना एंगल ये होता है, यही एंगल ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये वाला जो एंगल है क्रिटिकल एंगल कहलाता है। हालांकि हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बताया था कि जब इंसिडेंट्स एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, कब कहलाएगा? जब एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आई, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे आई और उसके बाद में यहाँ पर इंसिडेंट हुई और यहाँ पर इसका TIR हो जाएगा। क्योंकि क्या कंडीशन हो जाएगी इस जगह? इस जगह कंडीशन हो जाएगी I ग्रेटर देन IC। I ग्रेटर देन IC के कारण ये बेंड होगा और बेंड होने की वजह से ये नीचे चला जाएगा। इस तरीके से लाइट रे चली जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये आधा ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल है बेटा, और इस नॉर्मल के साथ इस रे ने आते समय कितना एंगल बनाएगी? है 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल होगा, जो कि इस एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, यदि ये 45 डिग्री है तो इस पर गिरने वाली जो लाइट रेज हैं वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगी नॉर्मल के साथ, वो 45 डिग्री होगा। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, लाइट रे मैं बी से भेजता हूं और ये यहां जाकर के यहां पर टकराई। ठीक है, अब यहां टकराएगी तो ये भी इसको भी क्या सफर होगा? TIR सफर होगा। ठीक है, इसको भी TIR सफर होगा और TIR सफर होने के कारण देखिए ये लाइट रे भी इस तरीके से बेंड हो जाएगी, यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये जो एंड होगा, ये देखिए ये लाइट रे ए से आई और यहाँ पर इमेज बनेगी इस तरीके से, यानी ये ए होगा, ए का इमेज ए डैश हो गया और ये बी का इमेज बी डैश हो गया। ए का इमेज ए डैश हो गया और बी का इमेज बी डैश हो गया। ठीक है, बी का इमेज क्या हो गया? बी डैश हो गया। तो हम इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, इमेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इमेज जो है शैडो होता है, जो कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के कारण हमें मिल रहा है। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, TIR भी हो रहा है।
ठीक है। रिफ्लेक्शन भी होता है कुछ लाइट का, कुछ पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ना, TIR के कारण जो हमें ये शैडो मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, ये इमेज हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमें इस तरीके से मिल गई। तो यहाँ पर हमने लाइट रेज को कितने डिग्री से बेंड कर दिया, 90 डिग्री से बेंड कर दिया। कितने डिग्री से बेंड कर दिया, 90 डिग्री से। यदि मैं प्रिज्म ऐसा लेता हूँ, नेक्स्ट केस में एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। ये एग्जाम में आता है बेटा, कई बार इधर का पोर्शन बना के दे देगा और कहेगा कि इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस प्रिज्म का एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। अगर प्रिज्म ऐसा होता, अगर प्रिज्म ऐसा होता, इस टाइप का प्रिज्म है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें भी ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया A और B। ठीक है, अब एक लाइट रे मैंने यहाँ से भेजी, ये गई। अब आपको पता है ये लाइट रे इस सरफेस पर जाकर के गिर रही है और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ बेंड होगी, नीचे की तरफ ये बेंड हुई। अगेन यहाँ पर 45 डिग्री एंगल ये देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया था और इस नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 45 यानी 90 डिग्री से बेंडिंग हो गई। अगेन इसका यहाँ पर 90 डिग्री से बेंडिंग होगा और ये लाइट रे इस तरफ चली जाएगी, ये लाइट रे इस तरफ चली जाएगी। 45 डिग्री का बेंडिंग यहाँ पर भी होगा इस तरीके से। ठीक है, अब B से जो आने वाली लाइट रे है वो इस तरीके से यहाँ पहुंचेगी और इसको भी यहाँ पर 90 डिग्री का बेंडिंग सफर होगा। 90 डिग्री से ये भी यहाँ पर बेंडिंग होगी और यहाँ पर ये इस तरीके से इस जगह आएगी और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे वाली थोड़ी टेढ़ी हो गई है तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। नीचे वाली थोड़ी सी बेंड हुई है, एग्जैक्ट इमेज आ जाएगा। ये सीधे लेके आनी है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही है, ये देखिए A से आ रही है, ये A से आ रही है तो इमेज इस तरीके से बनेगी, यहाँ A डैश और यहाँ B डैश। इन्वर्टेड इमेज हमें मिल गई यहाँ पर। और देखिए बेंडिंग कितने से हुई, 90 डिग्री यहाँ पर हुई और 90 डिग्री यहाँ पर हुई। ठीक है, यदि प्रिज्म ऐसा होता, मान लीजिए प्रिज्म को मैं इस टाइप से बना दूं, इस टाइप से बना दूं, मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दूं। हाँ ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये A और ये B। एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल गई और B से भी पैरेलल गई, ये लाइट रेज पैरेलल गई। अब यहाँ से इसको TIR सफ़र होगा और ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, इस तरीके से ये बेंड हो गई और ये लाइट रे यहाँ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये लाइट रे इस तरीके से इधर चली जाएगी और इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रे ऊपर की तरफ जाएगी। देखिए जरा दोबारा बनाता हूँ, पहले इसको भेज दो, ये लाइट रे यहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के और ये लाइट रे जब यहाँ आ रही थी तो ये लाइट रे यहाँ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसका जो है रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ से इस तरीके से ये स्ट्रेट चली जाएंगी। ठीक है, अब ये जो लाइट रे है ये B से आ रही है ऊपर वाली। ठीक है, ये B से आ रही है और ये A से आ रही है, तो इस टाइप से इमेज बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और ये हो जाएगी A डैश और ये हो जाएगी B डैश। इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है जो कि 90 डिग्री या 180 डिग्री से जिसमें बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो TIR का यूज इसमें हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो उस समय भी ये केस डिस्कस करेंगे। तो प्रिज्म का मतलब है एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो कि बाउंडेड होता है टू प्लेन फेसेज के द्वारा, जो कि एक दूसरे पर एक पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड होते हैं और इन फेसेज के बीच ये वाला जो एंगल है इसको हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। दिस एंगल इज नोन एज प्रिज्म एंगल। AB एंड AC, दीज टू फेसेज आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग फेसेज बिकॉज यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए इनको रिफ्रैक्टिंग फेसेज कहते हैं या सरफेस कहते हैं। एंड दिस BC इज नोन एज बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। चलिए अब हम इससे आगे बात करेंगे।
और इससे आगे अभी हम बात करेंगे कि डिस्पर्सन का मतलब क्या है। डिस्पर्सन का मतलब क्या है? डिस्पर्सन देखिए, आपने डिस्पर्सन 10th क्लास में आपने स्टडी किया है। 10th क्लास में हमने डिस्पर्सन की बात की है। ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में प्रिज्म का केस हमने डिस्कस किया था। तो डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म कैसे होता है, देखिए। डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म, सबसे पहले तो डिस्पर्सन का मीनिंग क्या है। देखिए, इस डिस्पर्सन का मीनिंग, यदि हम केवल डिस्पर्सन का मीनिंग जाने तो डिस्पर्सन क्या है? स्प्लिटिंग है, यानी बटना है। स्प्लिटिंग किसका? ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब आप जानते होंगे, ए लाइट विच कंटेन्स 7 वेवलेंथ। ठीक है, ए लाइट विच कंटेन्स 7 वेवलेंथ, एक ऐसी लाइट जिसमें 7 वेवलेंथ होती हैं, उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। ए लाइट which contains 7 wavelengths, 7 वेवलेंथ कहो या 7 कलर्स कहो, ठीक है, 7 वेवलेंथ्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट इज ए व्हाइट लाइट, ठीक है, क्योंकि उसमें 7 वेवलेंथ होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। व्हाइट लाइट का उसके अपने 7 रंगों में बढ़ जाना। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलकर के वो व्हाइट लाइट बनी हुई है। तो व्हाइट लाइट का उसके अपने 7 कलर्स में बढ़ जाना, इसे क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नॉन एज डिस्पर्सन। क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का उसके अपने 7 रंगों में बढ़ जाना, ठीक है। और किस ऑर्डर में बढ़ते हैं वो भी आप जानते होंगे। किस ऑर्डर में बढ़ता है? विबग्योर, ये शब्द आपको ध्यान होगा। और विबग्योर में बी का मतलब वॉयलेट होता है, आई का मतलब होता है इंडिगो, ठीक है, और इस बी का मतलब होता है ब्लू, और इस जी का मतलब होता है ग्रीन, और येलो, वाई का मतलब येलो, ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। इस ऑर्डर्स में कलर मिलते हैं हमें, ठीक है, इस ऑर्डर्स में कलर मिलते हैं, इन्हीं ऑर्डर्स में मिलते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इस 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, या कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह आप कंपोनेंट भी कह सकते हो, 7 कंपोनेंट्स में बढ़ जाना, ठीक है। और पैटर्न जो होगा, ये जो पैटर्न मिलेगा हमें, ये विबग्योर ऑर्डर में जो ये पैटर्न मिलेगा, विबग्योर ऑर्डर में जो पैटर्न मिलेगा, यानी 7 कलर्स का जो ये पैटर्न मिलेगा, इस 7 कलर्स के पैटर्न को जो ऑर्डर में मिलेगा, 7 कलर्स किस ऑर्डर में मिलेगा? विबग्योर ऑर्डर में मिलेगा। ये 7 कलर्स का जो पैटर्न है बेटा, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये बात भी आप जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट कलर्स हमें अपीयर होंगे, वो ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में हमें मिलेंगे। अब देखिए जरा, हम प्रिज्म की बात करते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में कहा था। आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, आपको ध्यान हो तो। लेकिन उससे पहले हम डिस्पर्सन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई व्हाइट लाइट है, ये क्या है? व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है। तो व्हाइट लाइट का जब डिस्पर्सन होगा, स्प्लिटिंग होगा, तो इसके 7 कलर्स में स्प्लिटिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। 1, ये कलर मिल गया आपको 1, ठीक है, ये सेकंड मिल गया, ये थर्ड मिल गया, ये फोर्थ मिल गया, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th, और यहाँ विबग्योर ऑर्डर में आपको कलर्स मिल जाते हैं, GYO रेड। और ये हो गया बेटा क्या? ओरिजिनल पाथ। इस डायरेक्शन में आपने लाइट को गिराया था, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है लाइट का। लेकिन जब लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, तो वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गए।
सभी कलर्स अलग अलग डायरेक्शन में गए। और जो इनिशियल और फाइनल पाथ है, जैसे इनिशियल पाथ तो ये रहेगा सबके लिए और फाइनल पाथ सभी का अलग अलग है, तो इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच जो एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल बनाते हुए डेविएट हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसका भी कारण है कि वॉयलेट सबसे नीचे मिल रहा है, रेड ऊपर मिल रहा है, यानी रेड का जो आप कह सकते हो डेविएशन है, रेड का जो डेविएशन है वो सबसे कम है और वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल बनाते हुए डेविएट हो रहा है। वॉयलेट कलर का जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा एंगल बनाते हुए हो रहा है, यानी वॉयलेट कलर हमें बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ मिल रहा है और रेड कलर सबसे ऊपर, यानी इसका डेविएशन सबसे कम हो रहा है। इसका कारण भी है, देखिए जब वेवलेंथ की आप बात करते हो, वेवलेंथ की यदि बात करते हो तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। ऑरेंज की इससे कम होती है, येलो की इससे कम होती है वेवलेंथ, ग्रीन की इससे कम होती है, ये ऑर्डर आपको ध्यान होना चाहिए। और ब्लू की ग्रीन से कम होती है और ब्लू से कम इंडिगो की होती है और इंडिगो से कम जो वेवलेंथ है वो वॉयलेट की होती है विव ग्योर ऑर्डर में। ठीक है, विव ग्योर ऑर्डर है, उल्टा लिख दिया। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो कम डिस्टेंस तक जाता है। इसलिए रेड सिग्नल्स से जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना, उनको रेड कलर का बनाया जाता है क्योंकि वो दूर से ही हमें दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक और बात कि ये हम डिराइव करेंगे रिलेशन, ध्यान रखिए। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। यहाँ पर ए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू, यदि ये ग्लास का प्रिज्म है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और डेल जो है एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी इनिशियल और फाइनल पाथ ऑफ लाइट रेज के बीच में एंगल है। ठीक है, अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वेवलेंथ है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो वॉयलेट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वॉयलेट का हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो जाएगा, वॉयलेट का हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस तरीके का रिलेशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। और यहां से ये भी कह सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। इसलिए देखिए रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, ठीक है, ऑरेंज उससे ज्यादा और वॉयलेट उससे ज्यादा कलर एंगल्स बनाते हुए डेविएट हो रहा है। और सबसे ज्यादा एंगल बनाते हुए कौन डेविएट हो रहा है, वॉयलेट कलर डेविएट हो रहा है। सबसे ज्यादा एंगल बनाते हुए वॉयलेट कलर डेविएट हो रहा है। इसलिए जो वॉयलेट कलर है वो हमें बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ मिल रहा है। किस तरफ मिल रहा है, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ मिल रहा है। अब न्यूटन ने, ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये मैंने 10th क्लास में भी आपको बताया था हालांकि, लेकिन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा न्यूटन ने अपना एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें क्या कहा था उन्होंने, न्यूटन्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की यदि मैं बात करूं, न्यूटन्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था कि यदि दो एक जैसे प्रिज्म को, जब दो एक जैसे सॉलिड प्रिज्म को एक दूसरे के आगे इन्वर्टेड पोजीशन में रखें, किस पोजीशन में रखें, इन्वर्टेड पोजीशन में, एक जैसी शेप के प्रिज्म हैं और ऐसे दो प्रिज्म को जब इन्वर्टेड पोजीशन में एक के आगे एक को रखते हैं तो उस केस में जब व्हाइट लाइट आपने पहले प्रिज्म पर गिराई, ये फर्स्ट प्रिज्म पर आपने व्हाइट लाइट गिराई, ठीक है, व्हाइट लाइट आपने फर्स्ट प्रिज्म पर गिराई तो ये कितने कलर्स में डेविएट हो गई, ये 7 कलर्स में, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, 2 3 4 5, ठीक है, 6 और ये 7। फिर अगेन इनका यहाँ रिफ्रैक्शन होगा 2 3 4 5 6, ठीक है,
ये 6 हुए और एक और ले लीजिए, एक यहाँ पर ले लीजिए लास्ट में, ये 7। नीचे के नीचे कौन सा, वॉयलेट। फिर ये इस पर इंसिडेंट होंगे, इस पर इंसिडेंट होंगे ये कलर्स, इस पर इंसिडेंट होंगे, इस पर इंसिडेंट होंगे, और फिर ये क्या होगा, इन्वर्ट एक्शन शो होगा। पहले वाला जो प्रिज्म है देखिए लाइट रेज को 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा है, और दूसरा जो प्रिज्म है इन 7 कलर्स को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और वापस हमें क्या दे रहा है, व्हाइट लाइट दे रहा है, व्हाइट लाइट। तो पहले प्रिज्म का एक्शन क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग, यानी डिस्पर्स कर रहा है लाइट रेज को, और दूसरा प्रिज्म जो है उनको कंबाइन कर रहा है। तो यदि प्रिज्म को हम इन्वर्टेड पोजीशन में रख देते हैं तो प्रिज्म का एक्शन उल्टा हो जाता है, स्प्लिट करने के बजाय वो उनको कन्वर्ज करने लगेगा, और जैसी लाइट हमने पहले प्रिज्म पर गिराई तो फाइनली सेकंड प्रिज्म से निकलने वाली लाइट भी व्हाइट होगी, उसी नेचर की होगी। इसे हम न्यूटन्स क्लासिकल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो न्यूटन ने परफॉर्म किया था। ठीक है बेटा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, और ये रिलेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने ही होंगे। ठीक है, तो ये बात है डिस्पर्सन ऑफ बाय ए प्रिज्म, डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वॉयलेट कलर बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ क्यों मिलता है। भाई सीधी सी बात है, वॉयलेट कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है किसका ज्यादा है, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, और ये वेवलेंथ भी ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ का ऑर्डर तो सबको ध्यान होता ही है कि रेड की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम। यदि ये पता है तो फिर इस रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर लिख देंगे, और फिर इस रिलेशन से हम एंगल ऑफ डेविएशन का ऑर्डर लिख देंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का ये डिस्कशन जो है, जिसमें आपको मैंने प्रिज्म की बेसिक इंफॉर्मेशन दी और प्रिज्म के कारण डिस्पर्सन कैसे होता है ये भी हमने जाना। आगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर लिया है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, और इसके अलावा एक प्रिज्म फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।